बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढह चुका है। बीजेपी शानदार जीत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। लगातार आपने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए तमाम जो मर्यादाएं थी उसको लांघ गई थी। टीएमसी के मंच थे, टीएमसी के मंच से इंशाल्लाह इंशाल्लाह की बातें होती थी, नारे लगते थे। जिन मुद्दों को लेकर के वामपंथी दलों से लड़ते हुए और वो सत्ता में आई थी, बाद में वही गुंडागर्दी पूरी टीएमसी में शुरू हो गई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय जो और था वो भ्रष्टाचार का। केंद्र सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ उनकी योजनाओं को लेकर के, उनके कानून को लेकर के हमेशा वो विरोध की स्थिति में रही है। इस बार जो हिंदू वोट बटा हुआ रहता था वो हिंदू वोट बटा नहीं। बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढह चुका है। बीजेपी शानदार जीत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। जी हां, पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट में जो होना था वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुमत के साथ, बेहतरीन बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार पहली बार बनाने जा रही है और 15 साल से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी सत्ता से बेदखल हो रही है। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? इसके पीछे क्या कारण थे? ऐसी कौन सी समीकरण थे, ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस की सत्ता पश्चिम बंगाल से खत्म हो गई, ममता का किला पूरी तरह से ढह गया? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आपने देखना शुरू कर दिया है एडिटर जी न्यूज। यदि अब तक आपने एडिटर जी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को लाइक करें, इसके वीडियो को शेयर करें। जी हाँ, तो बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल का हालांकि 5 राज्यों का चुनाव संपन्न हुआ है और 5 राज्यों के नतीजे आ गए हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता हासिल करते हुए 15 साल से सत्ता में बैठी ममता बनर्जी के किले को खत्म कर दिया है, ढहा दिया है, ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। तो आखिर क्या कारण है? ऐसे कौन सी वजह रही जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस वहां से सत्ता से बाहर हो गई? सबसे पहला कारण मुस्लिम तुष्टीकरण। मुस्लिम तुष्टीकरण के विरुद्ध पश्चिम बंगाल के हिंदू वोटर का इस बार इस चुनाव में 2026 के विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण हुआ और वो ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी की जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। और उसके कारण भी है, पिछले कुछ सालों से लगातार आपने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए तमाम जो मर्यादाएं थी उसको लांघ गई थी और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उसने जो कुछ भी करना था वो सब कुछ किया था। इसका नतीजा ये चुनाव परिणाम है। और ये मुस्लिम तुष्टीकरण कैसे था, इसके कुछ वानगी मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले आप 2026-27 का अगर बजट देखेंगे पश्चिम बंगाल का तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो बजट है उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ के जो इमाम है और मुअज्जिन हैं उनके वेतन के लिए है, उनको दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस बजट में 5,713 करोड़ रुपया टीएमसी की सरकार ने दिया था मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, लेकिन वहीं पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट था। तो ये जो अंतर था, और इसमें भी ये 2012 में जब इमामों और मुअज्जिनों को सहायता राशि देने के लिए, उनको वेतन देने के लिए जब बिल आया था
तो कोलकाता हाई कोर्ट ने इसको रोका था और कहा था कि धार्मिक आधार पर ये उचित नहीं है, लेकिन बाद में ममता बनर्जी ने वक्फ बोर्ड के सहारे उनको ये राशि जारी की और देती रही। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण का वहाँ पर लेवल था। इसके अलावा दूसरे उदाहरण आपको याद होंगे 2016-17 में दुर्गा विसर्जन और उस समय मुहर्रम का डेट अगर एक साथ टकरा गया था, तो आपको याद होगा उस समय टीएमसी सरकार ने दुर्गा विसर्जन पर रोक लगा दी थी और दुर्गा विसर्जन के टाइम को बदल दिया था क्योंकि मुहर्रम जरूरी है। तो ये लेवल था वहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण का। इसके अलावे तमाम सारी चीज़ें आप देख सकते थे। इवन जो टीएमसी के मंच थे, टीएमसी के मंच से इंशाल्लाह इंशाल्लाह की बातें होती थी, नारे लगते थे। तो ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण का लेवल था, और जो मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत वहाँ के जो बड़े नेता थे, जो गुंडागर्दी पे अभी बात करूँगा तो उसमें बताऊँगा, तो उनका जिस तरीके से जो मुस्लिम गुंडे थे वो जिस तरीके से वहाँ आतंक मचा करके रखे थे, और उसका जो संरक्षण टीएमसी सरकार का था, ये मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी वजह वहाँ पर थी। और उसके आतंक के खिलाफ जो टीएमसी के गुंडे थे, जो लगातार हिंदू बहुल क्षेत्रों में लगातार आतंक मचा रहे थे, कितनी हत्याएं की, कितनी बलात्कार किए, उसके खिलाफ जो हिंदू वोट बैंक है वो पहली बार जो है बीजेपी के आह्वान पर कंसोलिडेटेड हुआ। पहली बार उस सब का एकत्रीकरण हुआ, ध्रुवीकरण हुआ, और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी वजह है पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का। दूसरी बड़ी वजह जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि टीएमसी की गुंडागर्दी। दरअसल टीएमसी जब सत्ता में आई थी, पहले जब गठन ही हुआ था 1 जनवरी 1998 को, तो उसके पीछे मूल मकसद क्या था? कांग्रेस पार्टी में थी ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस की स्थापना ही इसीलिए की थी क्योंकि वहाँ पर उस समय वामपंथी दलों की जो गुंडागर्दी थी, सीपीआई सीपीएम, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कोई स्टैंड नहीं ले रही थी, बड़ी स्टैंड। तो उसी के विरोध में जो है ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, और लंबे समय तक वामपंथी गुंडागर्दी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में ममता बनर्जी ने संघर्ष किया। और बाद में उस संघर्ष जिसमें आगे माँ माटी मानुष का नारा भी था, उसके बाद वो बहुत लंबा संघर्ष की जिसमें सिंगूर का आंदोलन था, नंदीग्राम का आंदोलन था। तो इस तरीके से जो टीएमसी है, टीएमसी बाद में जो जिन मुद्दों को लेकर के वामपंथी दलों से लड़ते हुए और वो सत्ता में आई थी, बाद में वही गुंडागर्दी पूरी टीएमसी में शुरू हो गई। और तमाम टीएमसी के लोग जो वामपंथी दलों में थे, सीपीआई में थे, सीपीएम में थे, वो धीरे धीरे शिफ्ट होते गए तृणमूल कांग्रेस में, और फिर तृणमूल कांग्रेस में वही गुंडागर्दी शुरू हुई जो गुंडागर्दी पहले वामपंथी दलों में हुआ करती थी। तो इस तरह से चीज़ें जो है पूरी शिफ्ट हुई, गुंडागर्दी शिफ्ट हुई। और इस गुंडागर्दी के कुछ जो बड़े उदाहरण हैं वो मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे संदेशखाली का हिंसा जो 2024 में हुई, उसमें टीएमसी नेता जो शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों पर आरोप लगे कि संदेशखाली में मतलब सैकड़ों महिलाओं के साथ सिलसिलेवार तरीके से यौन हिंसा किया गया, उसके बाद उनकी ज़मीनें हथियाई गई, ये तमाम चीज़ें वहाँ से निकल करके आई। उसी तरीके से बीरभूम का जो बोटटुई नरसंहार काम था जो 2022 के मार्च में हुआ था, वहाँ 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, महिलाओं से बलात्कार की गई थी। और इसका भी पूरा आरोप जो है, आरोप नहीं बल्कि सीबीआई के चार्जशीट में है कि टीएमसी नेता अनरुल हुसैन जो है
उसने वो पूरा वहाँ पर हमला करवाया था, जिसमें महिलाओं बच्चों सहित 10 लोगों को वहाँ पर जिंदा जला दिया गया था। इसी तरीके से 2021 में जो चुनाव हुआ था और उसके बाद जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई थी, सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया था, उनके घर फूके गए थे, बलात्कार की घटना हुई थी। अभिजीत सरकार जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको बेरहमी के साथ मार दिया गया था। ये घटनाएं थी। 2023 के जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, उसके बाद आपने देखा कि वहाँ 45 से 55 लोगों की बाद में हिंसा में मौत हुई, उनकी हत्या कर दी गई। आरजी अस्पताल का जो केस था, और बाकायदा टीएमसी के गुंडे जो थे वो बाकायदा हर एक बीजेपी के किसी भी एक्टिविटीज़ के बाद और टीएमसी के खिलाफ जो बोलने वाले लोग थे, उनको बाकायदा एक वहाँ पर सॉलिसी सभा बुलाते थे और उस सॉलिसी सभा में बातचीत करके और उसकी पिटाई की जाती थी, और बेदम पिटाई से बहुत सारे लोगों की मौत हुई। तो ये कुल मिलाकर के जो टीएमसी का उदय और ममता बनर्जी का उदय, जिस गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाने के कारण हुई थी, जिस गुंडागर्दी के खिलाफ टीएमसी का उदय हुआ था, बाद में वही गुंडागर्दी वो टीएमसी खुद करने लगी। और उसका एक बड़ा कारण ये था कि सीपीआईएम और सीपीआई के जितने भी गुंडा तबके के लोग थे, वो बाद में टीएमसी में शिफ्ट हो गए, जैसे जैसे वामपंथी दलों का प्रभाव खत्म हुआ। तो ये जो गुंडागर्दी है, एक गुंडागर्दी एक बड़ा कारण था जिसके खिलाफ लोग बोल तो नहीं पा रहे थे, क्योंकि बोलने वालों की हत्या कर दी जा रही थी, उनके घरे जलाए जा रहे थे, उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती थी, और प्रशासन कुछ नहीं करता था, पुलिस कुछ नहीं करती थी, पुलिस मुकदर्शक बनी रहती थी, सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी। तो लोग डरे हुए थे, कुछ बोल जरूर नहीं पा रहे थे, लेकिन उनको जब मौका मिला ईवीएम का बटन दबाने का, तो उन्होंने ईवीएम का बटन दबा दिया और पश्चिम बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी को बेदखल कर दिया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय जो और था, वो भ्रष्टाचार का विषय था। आपने देखा कि 15 साल की सरकार के दौरान कितनी प्रमुख भ्रष्टाचार की घटनाएं हुई, जिसमें शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें 25,000 शिक्षकों की नौकरी गई, राशन वितरण का करीब 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला था, शारदा चिटफंड का घोटाला सबको मालूम है, रोज वैली घोटाला जो है वो सबको मालूम है, कोयला तस्करी का घोटाला जिसमें अभिषेक बनर्जी और उनके कई सारे लोगों के नाम आए थे, पशु तस्करी का घोटाला जो था, ये तमाम सारी चीज़ें। और इस चुनाव में आपने देखा कि सिंडिकेट राज और कट मनी एक बड़ा चर्चित फ्रेज रहा, चर्चित एक शब्द रहा, और इसके कारण ये पूरा जो है ये स्थिति बनी। और जो आम वोटर है, जिसको डेवलपमेंट चाहिए, जिसको एक अच्छी सरकार चाहिए, जिसको बेहतर सरकार चाहिए, सुशासन वाली सरकार चाहिए, वो ममता बनर्जी से नाराज हो गया। इसके साथ ही अगर हम कहें तो एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि एसआईआर में करीब 92 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए। 92 लाख मतदाता कौन थे? ये मतदाता बनाए जाते थे समय समय पर अलग अलग जगह के, और उनसे उनको बुला करके वोट कराया जाता था। लेकिन जब इसका परीक्षण हुआ तो या तो नहीं पाए गए, या फिर उनकी मौत हो चुकी थी, या फिर वो जो है एसआईआर में अपना आवेदन भरने और अपनी उपस्थिति और अपने होने का सबूत देने में सक्षम नहीं हुए। इस वजह से 92 लाख वोट वहाँ से कटे, और माना जाता है कि ये 92 लाख वोट जो थे वो बोगस वोट थे, और ये जो है टीएमसी की अधिकांश टीएमसी के पक्ष में पड़ते थे, वामपंथी दलों के पक्ष में पड़ते थे। लेकिन चुनाव आयोग ने इसको आइडेंटिफाई करके काट दिया। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव में रहा कि वो बोगस वोट नहीं डल सके टीएमसी के पक्ष में, और वो भी एक बड़ा कारण बीजेपी की जीत का। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि विपक्ष बहुत बिखरा हुआ था।
टीएमसी अकेले चुनाव लड़ रही थी, वामपंथी दल अलग थे, कांग्रेस पार्टी जो लगातार विपक्ष की एकता की बात होती है वो वहाँ टीएमसी के विरुद्ध चुनाव लड़ रही थी। तो अभी तक का वोटों का परसेंटेज भी अगर आप देखेंगे तो करीब टीएमसी का जो बीजेपी का टोटल वोटों परसेंटेज है वो 45 के आसपास है, और जिसमें टीएमसी का है 42% टोटल वोटों परसेंटेज में। और बाकी दलों में अगर दो बड़े घटक दल जो हैं विपक्ष के, उनकी अगर हम बात कर ले तो सीपीआई-एम को 4.19% करीब 4.5% के आसपास वोट मिलने का अनुमान है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3% से ज़्यादा। तो अकेले सीपीआई-एम और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये करीब 7% वोट काट रही है पूरे पश्चिम बंगाल के। इस वोट को अगर टीएमसी में आप मर्ज करते हैं तो ये करीब करीब हो जाता है 50% के आसपास। तो अगर ये विपक्ष एकजुट होता तो बीजेपी इतनी बड़ी बढ़त नहीं ले पाती। छोटे छोटे वोट बैंक कटने से कांग्रेस द्वारा और जो वामपंथी दल है उसके कारण ममता बनर्जी को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में जो ममता के किले को ढहने के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा कारण है जो भरोसे का शपथ पत्र जो बीजेपी इस बार शपथ पत्र लेकर के आई, और उसमें आधी आबादी के लिए जो महत्वपूर्ण घोषणाएं थी, गेम चेंजर जिसको हम कह सकते हैं, तो गेम चेंजर हुआ 3,000 रुपये प्रति महीना पश्चिम बंगाल की हर एक महिलाओं को देने की जो घोषणा हुई, जो वादा किया गया, मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर है। क्योंकि महिलाओं की वोटिंग जो है वो बीजेपी के पक्ष में इसके कारण हुआ। इसके अलावा इसी में था गर्भवती महिलाओं को उस समय 21,000 रुपये देने की बात आई। जो बेटियां ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगी उनको एक मुश्त 50,000 रुपये देने की बात हुई। 75 लाख लखपति दीदी बनाने की बात हुई। तो महिलाओं को वोट को जो है अपने तरफ लाने की एक जो बड़ी प्लानिंग थी बीजेपी की, वो सक्सेस हुई, और मुझे लगता है कि ये भी एक गेम चेंजर की तरह था। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड के गठन की बात, महिला पुलिस थाना बनाने की बात, महिलाओं की विशेष सुरक्षा के लिए विशेष बटालियन बनाने की बात, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की गुंडागर्दी में महिलाओं के साथ रेप की कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं, बड़ी घटनाएं हुई थी, और इसलिए महिला सुरक्षा वहाँ एक बड़ा मुद्दा था, और उस मुद्दे को बीजेपी ने प्रमुखता से अपने मैनिफेस्टो में जगह दिया और महिलाओं से सुरक्षा का वादा किया। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो महिला वोटर को बीजेपी की तरफ आकर्षित की, और बीजेपी के पक्ष में महिलाओं का वोट आया। इसके साथ साथ एक आखिर जो विषय है वो उसको भी हम बात कर सकते हैं कि पिछले 15 साल के दौरान पश्चिम बंगाल का ओवरऑल अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो ओवरऑल डेवलपमेंट प्रभावित हुआ है, क्योंकि टीएमसी का हमेशा केंद्र सरकार के साथ तानातानी रही है। केंद्र सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ उनकी योजनाओं को लेकर के, उनके कानून को लेकर के हमेशा वो विरोध की स्थिति में रही है, और कई योजनाएं जो केंद्र की शुरू हुई उसको तो उन्होंने वहाँ पर लागू तक नहीं किया। इस वजह से पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी प्रभावित हो रहा था। और चूँकि पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पढ़े लिखे वोटर ज़्यादा हैं, और उनको लगा कि अगर यही सरकार, टीएमसी सरकार अगर कंटिन्यू करती है तो पश्चिम बंगाल और पीछे चला जाएगा, क्योंकि ये तनातनी और ज़्यादा बढ़ती रहेगी और आने वाले दिनों में स्थितियाँ और ख़राब होगी, और पूरा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो प्रभावित होगा। आपने देखा कि ममता बनर्जी के राज में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की बात तो छोड़ दीजिए, जो इतने उद्योग धंधे थे वो पूरी तरीके से वहाँ पर बंदी के कगार पर पहुँच गए, बंद हो गए। रोजी रोजगार की स्थितियाँ जो है पैदा हो गई, लोगों को रोजगार के संकट पैदा हुए। तो ये सारी को देखते हुए जो पढ़ा लिखा वोटर और समझदार वोटर, चूँकि पश्चिम बंगाल में लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है, लोग काफ़ी जागरूक है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने समझा कि ये जो है केंद्र और राज्य की लड़ाई में पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, तो डबल इंजन की सरकार यहाँ ज़रूरत है।
और इस दृष्टिकोण से भी मुझे लगता है कि एक बड़ा वोट बैंक जो है बीजेपी के पक्ष में गया है। तो ये तमाम कारण जो मैंने आपको बताए, ये तमाम कारण जो है वो थे जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल से ममता दीदी की विदाई हो गई। कहा जाता था कि 4 मई को, पहले ही बीजेपी ने नारा दिया था कि 4 मई को दीदी की विदाई हो जाएगी, तो दीदी की विदाई हो गई है। और अभी के जो तत्काल आंकड़े हैं उसमें करीब 194 सीट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहाँ पर पहुँची है, और बाकी तो कोई पार्टी है नहीं। दूसरा अगर देखें तो 94 सीट जो है टीएमसी की है, बाकी कांग्रेस साहब, वहाँ से वामपंथी दल साहब, एक सीट का कोई मतलब नहीं होता, उसको मैं साफ ही कह रहा हूँ, एक वो गिनती की सीट है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो कुल मिलाकर के, और इसको भी आप अगर देखिए तो ये भी ये स्पष्ट करता है कि जो पश्चिम बंगाल का मतदाता कितना जागरूक है। पूरा वोट बैंक 2 तरफ ही गया है, बीजेपी के तरफ और टीएमसी की तरफ। जितना हिंदू विरोधी वोट है वो एक साथ कंसोलिडेटेड हुआ है, ध्रुवीकरण हुआ है टीएमसी के पास। लेकिन इस बार जो हिंदू वोट बटा हुआ रहता था वो हिंदू वोट बटा नहीं, और हिंदू वोट का भी ध्रुवीकरण जो है वो बीजेपी के साथ पश्चिम बंगाल में हुआ, और उसका नतीजा ये है कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई हो गई। हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और हमारा चैनल यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगली बार किसी अन्य मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।